गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्रेब्स चक्र के बारे में स्टडी की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ईटीएस को। तो ईटीएस के अंदर क्या होता है कि यहाँ जो क्रेब्स चक्र में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्रेब्स चक्र के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि दोनों ही घटनाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन की घटना भी होती है और रिडक्शन की घटना भी होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज में आता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज में आता है। तो ये जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त किए जाते हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्र में दोनों ही रिएक्शन चलती हैं और क्रेब्स चक्र के अंदर ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। तो इस एंजाइम के द्वारा हाइड्रोजन मुक्त किए जाते हैं, हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन मुक्त होते हैं और जो ये हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरते हैं। ये यहां से विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरते हैं। जब ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरेंगे तो गुजरते वक्त यहाँ पर ये ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ये ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ये बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ये उत्पादन बहुत अधिक होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरेंगे तो गुजरते हुए यहाँ विभिन्न वाहकों से गुजरते हुए ऊर्जा उत्पादन का कार्य करेंगे। अब जहाँ जो ऊर्जा का उत्पादन हुआ है ये ऊर्जा एटीपी में क्या उपस्थित होते हैं? पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, पायरोफॉस्फेट बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ये ऊर्जा इन पायरोफॉस्फेट बॉन्ड में संचित होती है। यहाँ आकर के इन पायरोफॉस्फेट बॉन्ड में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। तो अब यहाँ पर या फिर ये कहें कि एटीपी में संचित हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन होगा तो किसके रूप में होगा? एटीपी के रूप में। और यह एटीपी के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? पायरोफॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से? F1 कणों में। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के जो F1 कण होते हैं, इन F1 कणों में पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम जो होते हैं, या फिर कहें कि ईटीएस एंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित हैं तो रिएक्शन कहाँ चलेगी? F1 कणों में, क्योंकि यहां से ये एंजाइम आराम से किसको मिल जाते हैं? F1 कणों में चलने वाली रिएक्शन को मिल जाते हैं, आसानी से ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईटीएस की प्रोसेस चलती है, ये ईटीएस की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कणों में चलती है। अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो श्वसन श्रृंखला चलती है वो स्टेप्स के अंदर, चरणों में संपन्न होती है, स्टेप्स में संपन्न होती है। कैसे? फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या होगा कि जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो क्रेब्स चक्र के विभिन्न क्रियाधार होते हैं, क्रेब्स चक्र के
विभिन्न क्रियाधार जो होते हैं, यहां से हाइड्रोजन मुक्त करा देगा, यहां से हाइड्रोजन मुक्त करा देगा। जब इन क्रियाधारों से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, ये हाइड्रोजन फ्री हो जाती है, तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगी, यहां से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। यहाँ जो ये हाइड्रोजन मुक्त हुई है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा और यहाँ पर प्रोटॉन का निर्माण होता है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निर्मित हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर विभिन्न ग्राही उपस्थित होते हैं, यहाँ पर ग्राही उपस्थित होते हैं, जैसे NAD, FAD, इनके द्वारा इनको यहाँ पर, जैसे NAD से क्या होगा, NADH2, FAD से FADH2 का निर्माण हो जाएगा यहाँ। तो इन ग्राहियों के द्वारा यहाँ पर इनको ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन जब यहाँ सक्सीनिक अम्ल उपस्थित होता है, जब यहाँ पर सक्सीनिक एसिड उपस्थित होता है, तो यहाँ सक्सीनिक एसिड से सीधे ही, सक्सीनिक एसिड की उपस्थिति में सीधे ही जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लेवोप्रोटीन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहाँ से इनको फ्लेवोप्रोटीन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। यहाँ जो फ्लेवोप्रोटीन होगी, डायरेक्ट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लेवोप्रोटीन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। अगर सक्सीनिक अम्ल उपस्थित नहीं है, अगर ये उपस्थित नहीं है, तो इनको पहले ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। जो यहाँ पर विभिन्न ग्राही प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा इनको ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद में फिर ये वापस कहाँ, फ्लेवोप्रोटीन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका मतलब जब सक्सीनिक अम्ल यहाँ पर क्रियाधार के रूप में उपस्थित होता है, तो यहाँ ग्राही की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट फ्लेवोप्रोटीन के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने अभी तो ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद में इनका होगा अपचयन। यहाँ जब इनका अपचयन होता है, तो जो इन्होंने ग्रहण किए थे क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब क्या हो जाएंगे, फ्री, क्योंकि यहाँ इन्होंने ग्रहण कर लिए, एक मीडिएटर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो भी आगे पहुंचना है ETS में। तो यहाँ पर एज ए मीडिएटर के रूप में इन्होंने यहाँ ग्रहण कर लिया, तो अब इनका यहाँ पर अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो ऊर्जा रिलीज होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ अपचयन होगा, तो अपचयन के बाद में जैसे मान लिया NAD का हो रहा है, तो NAD से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम लेके चले हैं हम लोग यहाँ, और 2 प्रोटॉन यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। NAD से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ से फ्री हुए हैं, क्योंकि हमको इसको, इस NAD को किस में रखना है, एक्टिव रूप में। अब एक्टिव रूप में रखना है, तो यहाँ इसको हम ऐसे शो करेंगे, NADH+ के रूप में। अब ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इस रूप में ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब ये होती है, क्योंकि ये NADH2 और FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन NADH+ जो होता है, ये सीधा किस में प्रवेश कर जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगा। तो सबसे पहले तो अब तक की जो क्रिया चल रही थी, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चल रही थी। कहाँ, जो कोशिका की, जो सेल की का साइटोप्लाज्म था, अब तक की जो भी क्रिया संपन्न हुई थी, वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न हुई थी, क्योंकि क्रेब्स चक्र भी कहाँ चल रहा है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो ये क्रियाधार जो हम बोल रहे हैं बार बार, ये क्रियाधार भी कहाँ होंगे, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ से अब ये जो एक्टिव फॉर्म है NADH+ की, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे की जो क्रिया होगी वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होगी।
तो इससे आगे जब यहाँ पर NADH+ जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पर FMN प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, NADH+, ये NADH+ H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इनको मुक्त करेगा। जब यहां से इनको मुक्त करेगा तो ये FMN से होते हुए, FMN से होते हुए ये FAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, यहां से गुजरेंगे और यहां से गुजरते हुए ये FAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और यहाँ FADH+ का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर FADH+ का निर्माण हो जाता है। अगर हम इसको डबल लेके चलें तो किसका निर्माण होगा, सीधा FADH2 का। तो यहाँ पर ये FADH2 का निर्माण हो जाएगा। FMN की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोप्रोटीन। फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, FMN प्रोटीन। तो यहां पर इसके द्वारा यहां से होते हुए FADH2 द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। इसके बाद में जब FADH2 के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही क्रिया होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं। FADH2 का निर्माण जब हुआ है, FAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो यहाँ FADH2, तो यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है, ये क्रिया हुई है यहाँ पर अपचयन की, और यहाँ NADH से किसका निर्माण हुआ है, NAD का, ये क्रिया हुई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर दोनों ही क्रियाएं संपन्न हो गई। यहाँ NADH+ का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री हो गए। इनको जब FAD ने ग्रहण किया तो यहाँ पर FADH2 का निर्माण हो गया, जिसका क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि जो FADH2 होता है, इस FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम यूबिक्विनोन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। कोएंजाइम यूबिक्विनोन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। FADH2 के एंजाइमों को कोएंजाइम यूबिक्विनोन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अब ये यहाँ से ग्रहण कर लेगा तो यहाँ यूबिक्विनोन से जो यहाँ पर यूबिक्विनोन प्रेजेंट है, इस कोएंजाइम यूबिक्विनोन से H+ आयन, यहाँ से H+ जो आयन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचे। यहाँ से ये H+ आयन कहाँ पहुंच गए, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम साइकिल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब साइटोक्रोम साइकिल में केवल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, H+ आयन की, या कहें कि प्रोटॉन की आवश्यकता नहीं होगी। जब यहाँ पर साइटोक्रोम साइकिल चलेगी तो साइटोक्रोम साइकिल में केवल इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं, प्रोटॉन नहीं। तो यहाँ प्रोटॉन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब क्या होगा कि जो साइटोक्रोम साइकिल चलेगी, यहाँ H+ आयन तो चले गए, या कहें कि प्रोटॉन तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चले गए, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये इलेक्ट्रॉन
अब यहाँ साइटोक्रोम में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, साइटोक्रोम में। और साइटोक्रोम में क्या होते हैं, लोह वर्णक। साइटोक्रोम किससे होता है, Fe से बना होता है। तो यहाँ पर लोह वर्णक होते हैं साइटोक्रोम के अंदर। अब इन साइटोक्रोम में जो लोह वर्णक उपस्थित होने की वजह से इनका होता है वायवीय श्वसन। यहाँ पर क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन होता है। किसकी वजह से, लोह वर्णकों की वजह से। जो यहाँ पर लोह वर्णक उपस्थित है, इन लोह वर्णकों की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन होता है। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं होती हैं। ये वर्णक जो होते हैं, साइटोक्रोम जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान भी देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण भी होगा और यहाँ पर अपचयन भी होगा। जैसे Fe+3 किसमें बदल जाएगा, Fe+2 में। जब Fe+3 Fe+2 में गया तो क्या हो गया, अपचयन। Fe+2 आवश्यकता होने पर किस में चेंज हो जाता है, Fe+3 में। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों क्रियाएं होंगी। साइटोक्रोम में लोह वर्णकों की उपस्थिति से वायवीय ऑक्सीकरण होगा, वायवीय श्वसन चलेगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन होगा। ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान भी देंगे। यहाँ पर इस साइटोक्रोम का या कहीं लोह वर्णकों का, लोह वर्णक में कौन, Fe का अपचयन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीडेशन दोनों ही क्रियाएं चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम तंत्र में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले साइटोक्रोम बी में जाएंगे, फिर साइटोक्रोम C1 में जाएंगे और साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में पहुंच जाएंगे। ये श्रृंखला चल रही है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 और C1 से साइटोक्रोम C में पहुंच गए। जब ये यहाँ पर साइटोक्रोम C में पहुंच जाते हैं तो यहाँ इसके बाद में साइटोक्रोम C के बाद में साइटोक्रोम C में पहुंचने के बाद में अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में प्रवेश करते हैं। यहाँ के बाद में ये साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में प्रवेश करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनको सम्मिलित रूप से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहुंचने के बाद में अब इन इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद में अब इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर लास्ट में जल के अणु का निर्माण होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने से पहले इस ऑक्सीजन को पहले क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए, एक्टिव। इस ऑक्सीजन को यहाँ पर सक्रिय करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे सक्रिय होगी यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में अब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। हम लोगों ने H+ आयन को कहाँ भेज दिया था, मैट्रिक्स में। H+ आयन कहाँ पहुंच गए थे, मैट्रिक्स में, प्रोटॉन। अब वो H+ आयन अब यहाँ यूज में आते हैं। अब जो एक्टिव ऑक्सीजन है, ये एक्टिव ऑक्सीजन
इन प्रोटॉन को लेकर के यहाँ किसका निर्माण कर लेगी, जल के अणु का निर्माण कर लेती है। मतलब कि यहाँ पर जहां जहां से भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकले हैं पूरी रिएक्शन में, जहां जहां होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गए हैं वहां वहां ऊर्जा का निर्माण करते हुए निकले हैं। एट लास्ट, सबसे लास्ट में जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ये आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद में सीधे ये ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद में प्रोटॉन को ग्रहण करके जल के अणु का निर्माण कर लेती है और यहाँ पर कंप्लीट ईटीएस फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ इस इनर मेम्ब्रेन में कि 1 माइक्रोमीटर जो जगह होती है, इतनी सी जगह में लगभग 650 ईटीएस चलती हैं, 650 ईटीएस संपन्न होती हैं इतनी जगह में 1 माइक्रोमीटर जगह के अंदर। तो इसका मतलब पूरी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर बहुत अधिक हजारों की संख्या में ईटीएस संपन्न होती हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में एटीपी का प्रोडक्शन करती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में।